Welcome students, this is the part 2 of the chapter 5-year planning. In the last class we have discussed what is planning, what are the needs for planning after independence, and what are the three basic economic systems that is the capitalist economy, socialist economy and market based economy. We have also discussed what are long term goals. Today I am going to discuss with you what are the short term goals. As I have already told you, what are short-term goals? Short-term goals are the goals which can be changed according to the needs of the economy, and this can be changed plan to plan basis. So, as we all know, in 1950 इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया था. प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया था? बिकॉज इंडिया को प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था और उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ओके, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो हमारा 1951 टू 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा चला था, जिसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमको कैसे अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ करना है. दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन हेरोडोमर मॉडल. ये आपको हेरोडोमर मॉडल आपको पूरा डिटेल में ऐसे नहीं पढ़ना है, जस्ट आपको इसका नाम याद रखना है कि कौन सा मॉडल था, बिकॉज ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. तो हेरोडोमर मॉडल पे हमारा ये पूरा बेस था. रीज़न हमारा ये था क्योंकि जो हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर ग्रोथ की हमको ज़रूरत थी, और जो प्रॉब्लम जो हमारी इकॉनमी में हो रही थी फूड की, उसको कॉन्कर करने के लिए हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ज़रूरत थी. दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली द एग्रीकल्चर सेक्टर. The target of first 5 year plan was 2.1% annual growth, but we achieved around 4%. That is हमने बहुत ही जो हमारा टारगेट था उसको भी हमने उससे भी बियॉन्ड हमने अचीव किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में. नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट इज़ द सेकेंड 5 ईयर प्लान, स्टार्टेड in 1956 and it goes till 1961. और उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वाज टू इंक्रीज़ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जो मॉडल है वो बेस था पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस था हमारा ये. तो बेसिकली हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना क्यों था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमको इसलिए करना था ताकि जो हमारी इकॉनमी में जो ग्रोथ है उसको हम बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकें. Actually, more investment was advised to do in productive sector in order to make our economic growth, or in order to maximize our economic growth in the long run. लॉन्ग रन में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना था जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं. तो थर्ड 5 ईयर प्लान का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन. लाइक दैट हर 5 ईयर प्लान में हमारा कोई ना कोई एक बेसिक ऑब्जेक्टिव था, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट वगैरह सेट करते थे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को बनाया जाता था, उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती थी. लाइक दैट इन फोर्थ 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव वॉज प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. फिफ्थ एंड सिक्स्थ देयर वॉज अ टारगेट ऑफ एलिविएटिंग पॉवर्टी इन इंडिया. आपने ये शायद ये जो स्लोगन है ये सुना होगा, गरीबी हटाओ. ये हमारे इसी में 6th में 5 ईयर प्लान में दिया गया था पहली बार, गरीबी हटाओ, बाय इंदिरा गांधी. शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. 7th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज़ नीड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शुरू से रही है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए और जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इकॉनमी में सोशल अनरेस्ट को कम करने के लिए जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं, ताकि जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो सके उतना हमारे इकॉनमी के लिए अच्छा होगा. 8th 5 ईयर प्लान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. 8th 5 ईयर प्लान में ही जो आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो आया था, और इसमें जो एजुकेशन है उसको यूनिवर्सल कर दिया था.
और ये बहुत ही कंपलसरी था सभी के लिए कि हमारी इकॉनमी में जो लिटरेसी रेट है उसको इन्हांस किया जाए। इसीलिए जो क्लॉज है आरटी एक्ट के अंदर कि 8 तक में बच्चों को फेल नहीं करते हैं, ये उसी के अंदर ही आरटी के एक्ट के अंदर ये क्लॉज बनाया गया था टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इज 9th प्लान, दैट इज द ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन एंड दे शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन ऑल्सो इन द इकॉनमी। प्राइस को स्टेबल बनाना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। 10th 5-year प्लान जो था दैट वाज द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करने के लिए। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना था। 11th 5-year प्लान जो था हमारा, उसका जो मेन टारगेट था वो था हमारा पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। 12th 5-year प्लान जो था हमारा वो था नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट मीन्स ऑल द पीपल और द मैक्सिमम पीपल ऑफ द इकॉनमी शुड पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द बेनिफिट ऑफ दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड रीच द मैक्सिमम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो इकॉनमी में जो भी ग्रोथ हो रही है उसको सस्टेनेबल बनाना है और जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको भी इन्हांस करना है। अभी हमारी इकॉनमी में 5-year प्लानिंग नहीं होती है, बिकॉज मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही 2015 में जो प्लानिंग कमीशन है उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। अभी 5-year प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन अभी दूसरे टाइप की प्लानिंग होती है। अभी यहाँ तक हमने पढ़ा है कि इकॉनमी में 5-year प्लानिंग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने रखे थे। दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। व्हाट हैपन वाज, बिफोर 1991 हमने जो भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो हमने उसके जो फीचर्स थे हमको वो इसमें पढ़ने हैं। बिकॉज इन 1991 हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी और उसके जो भी आपके फीचर्स हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट यूनिट में आएंगे। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है हमारा हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर फॉर जीडीपी ग्रोथ। हमको अपना जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था दैट मीन्स द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वो इस्टेब्लिश करना था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था, जिसके लिए हमको जो पब्लिक सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आया। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, जो 17 इंडस्ट्रीज़ हैं दैट आर टोटली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एंड अदर 12 इंडस्ट्रीज़ आर रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स जो 17 इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई। इसका मतलब यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उन इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन नहीं कर सकता था। नेक्स्ट इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया है IPR जो 1956 में आया था, उससे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया था 1948 में। अब इसका जो मोटिव था वो ये था कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में दैट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विदाउट द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट से बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बिना जो भी ये प्राइवेट सेक्टर है इसमें नई इंडस्ट्री जो है वो सेटअप नहीं कर सकते। सिमिलरली इन 1969 एक और एक्ट गवर्नमेंट लेके आई, MRTP एक्ट। MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। 1969 में गवर्नमेंट लेके आई। इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वॉज टू पुट द रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था, उसके लिए एक्ट लेके आई थी। रेस्ट्रिक्शन लगाना था एक्सपेंशन पे। अब एक्सपेंशन वो कैसे कैसे कर सकती हैं, ईदर बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन और बाय डूइंग द मर्जर विद अदर इंडस्ट्रीज़, दूसरी इंडस्ट्री से मर्जर करके, और या फिर अपना जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करके। इसने दोनों ही चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट गेटिंग द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे कुड नॉट एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़।
What was the reason behind that? The reason was to ensure that there should not be any concentration of पावर इन प्राइवेट हैंड में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर मोनोपोली अगर इस्टेब्लिश हो गई है तो मोनोपोली का फीचर जानते ही हैं, दे कुड चार्ज एज मच प्राइस एज दे वांट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए जो सेकंड जो फीचर था वो ये था कि इन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाए टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। थर्ड फीचर इज प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री विद व्यू टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं आपकी, कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो कि आप अप टू 5 करोड़ तक का जो भी इंडस्ट्री का जो वेल्थ है वो 5 करोड़ तक रहता है, उसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। पहले ये सिर्फ जो इसकी लिमिट थी वो 5 लाख तक ही थी, अभी 5 करोड़ हो गई है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं। लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब है? दैट मीन्स ये कैपिटल कम यूज़ करती हैं, लेबर ज़्यादा यूज़ करती हैं। अगर जब ये लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी लोगों को, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लेबर हायर करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इकॉनमी में कम हो जाएगी, और इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम है, तो ईजिली सेटअप हो सकता है। तो जितने ज़्यादा जो बिजनेस हैं लोग सेटअप करेंगे उतना ज़्यादा इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसीलिए इन्होंने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको प्रोटेक्शन देना प्रोवाइड किया। प्रोटेक्शन इन्होंने कैसे कैसे दिया, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, MRTP एक्ट से किया इन्होंने। देन 1948 में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे उससे किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने क्या किया, द सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कुछ एरिया ऑफ प्रोडक्शन थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती थी, बाकी किसी इंडस्ट्री को उसमें प्रोडक्शन नहीं कर सकती। दैट मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ उसमें प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी। और कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर बनाए गए जो कि इनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें। और दे मेड सेवरल बोर्ड सच एज हैंडलूम एंड सिल्क बोर्ड वर सेटअप टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी कुछ ऐसे बोर्ड्स वगैरह बनाए गए जैसे कि हैंडलूम और सिल्क बोर्ड, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, और जितना ज़्यादा प्रमोशन होगा उनके प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा उनकी सेलिंग होगी और उतना ज़्यादा वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो बेसिक आइडिया वो ये था कि इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना है, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। हेवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको उनका डेवलपमेंट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था। हेवी इंडस्ट्रीज़ आपकी कौन कौन सी होती हैं और स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्रीज़ होती है आपकी प्लांट एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज़। ओके, जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज दे रिकॉग्नाइज एज अ यूनिवर्सल इंटरमीडिएट्स। यूनिवर्सल इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब होता है, दैट नो इंडस्ट्री कुड रन विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन और विदाउट द मशीनरी एंड विदाउट द स्टील एंड आयरन, इसीलिए इनको स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ भी कहा जाता था। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस हमने किया ताकि हमारी कंट्री में ही जो है आयरन एंड स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ये हो सके। नेक्स्ट फीचर इज़ फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सो दैट द ग्रोथ प्रोसेस बिकम सेल्फ रिलायंट। अब ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्यों एनहांस करना था, बिकॉज एज यू ऑल नो सेविंग जो होती है, जो भी आप सेव करते हैं वो बैंक में जाता है, और बैंक के थ्रू ही जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वहाँ से लोन लेकर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था जो सेविंग को इन्हांस करना था और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना था। वो उन्होंने कैसे किया कि जो सेविंग के जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज़ किया।
अगर सेविंग के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा आपको एज सच इंसेंटिव मिलता है कि आपको सेविंग करनी है। जब आप जैसे ज़्यादा सेविंग करेंगे उतना ज़्यादा बैंक के पास जो है वो पैसा उनके पास जाएगा और उतना ज़्यादा जो बिज़नेस इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से लोन लेकर और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करने के लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने दे प्रोवाइड सब्सिडीज़ टू देम, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की उनको ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट करें ताकि वो एरिया भी बाकी एरिया की तरह ग्रो कर सके। तो जो फोकस था वो था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करना सो दैट द GDP ऑफ द कंट्री वुड रैपिडली इंक्रीज। Next topic is protection from foreign competition so that the domestic industry does not lose the domestic market. So for doing this, government put the heavy restriction on imports and they increase the import duties. Import duties और quantitative restriction बहुत ही heavily उन पे लगा दिए गए foreign goods पे ताकि जो फॉरेन का जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो सके। एज़ वी ऑल नो कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी अभी बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे थी और अभी वो जो कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर सकती थी। अगर उनको कंपटीशन इस टाइम पे इतनी इन्फेंट स्टेज पे उनको फेस करना पड़ता तो उनका पास और कोई वो नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता, बट दे हैव टू शट डाउन देयर इंडस्ट्रीज, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटी और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए इंपोर्ट पर। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हमारे 5 ईयर प्लानिंग में। व्हाट इज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। आप जितने भी जो गुड्स हैं जो कि आप अर्लियर जो अब्रॉड से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्शन है आप डोमेस्टिकली करिए। What was the idea? The idea behind for doing the import substitution is to save the foreign exchange and become a self sufficient country। हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए और जो फॉरेन एक्सचेंज है दैट इज़ द फॉरेन करेंसी, उसको सेव करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल सो दैट द एक्सटर्नल डेट इज़ मिनिमाइज्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रेस्ट्रिक्शन है फॉरेन कैपिटल पे वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लगा दिए। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट लेके आए, फेरा एक्ट, दैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट। What was the purpose of this act? The purpose of this act to control and regulate the FDI so that to decrease the economic control of domestic market by the foreign investors। जो foreign investors हैं उनका कुछ ना कुछ एक कंट्रोल आ जाता है कि इकोनॉमिक कंट्रोल आ जाता है when they are doing investment in certain country। किसी भी कंट्री में अगर वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक कंट्रोल आ जाता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को भी वो कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। क्योंकि अभी हमारी जो कंट्री थी रिसेंटली वो हुई थी, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उसके लिए हमको ये सब नहीं चाहिए था कि हमारी कंट्री पे कोई भी इकोनॉमिकली कंट्रोल कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फॉरेन कैपिटल है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। एंड द लास्ट फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज that is the centralized planning with a view to monitor the process of growth and development। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको ईज़िली मॉनिटर करने के लिए हमने सेंट्रलाइज प्लानिंग को चूज़ किया। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हमने 5 ईयर प्लानिंग में हमने देखे बिफोर 1991, क्योंकि उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। तो अभी तक हमने ये जो फीचर्स हमने पढ़े हैं, इसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, दैट इज़ द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।